सर नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय। सर हमें जानकारी मिली है यहाँ पर इस श्रावस्ती पे आप आए हुए हैं आज। श्रावस्ती जहाँ भगवान बुद्ध 25 वर्ष तक वर्षावास किए हैं। और लोग बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बहुत भगवान बुद्ध कई जगह गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षावास के समय यहाँ बिताए हैं। ये ऐसी पावन धरती है, बहुत पवित्र धरती है, जो यहाँ पर देश विदेश के लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए। और इस मौके पर आप जबलपुर से आए हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से चल करके, और आप बहुत मशहूर राष्ट्रीय स्तर पर शायर हैं। तो शायर साहित्यकार अच्छा, आप अपना परिचय दीजिए सर। आपका मैं अभी नाम सुना हूँ, किताब भी आपका काद हमारे पास होगा, भी देखा हूँ, आप कई किताब भी लिख चुके हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। अपना परिचय देते हो सर। मैं शिवनाथ चौधरी आलम, मैं जबलपुर का निवासी हूँ और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मिशन में मैं सन 65 से 1965 से अनवरत काम कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कई राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा। महाराष्ट्र की दलित पैंथर, जो बहुत लड़ाकू और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला संगठन, बुद्धिजीवियों का संगठन था, उसका मैं भी एक सदस्य जबलपुर से। मैं साहब कांसीराम, मान्यवर कांसीराम जो हैं, उनके बामसेफ में जो बर्था बामसेफ 78 से ही मैं शुरू से जुड़ा और उनके साथ मैं उनके अंतरिम सर्कल में काम करता था। और ख़ासकर साहित्यिक विंग मेरे हिस्से में उन्होंने डाला था। वो मैं पत्र पत्रिकाएं जो निकलती थी उसमें मैं सहयोग करता था, लिखता था। ऑपरेस्ट इंडियन इंग्लिश का और बहुजन संगठक, इन पत्रिकाओं में जो भी वो एडिटोरियल लिखते थे, कभी मुझसे कहते थे अपने दिल्ली के करोल बाग दफ्तर में जो बामसेफ का केंद्रीय कार्यालय था, तो वो कहते थे कि आलम देखो जल्दी जल्दी में कुछ छूट ना गया हो। तो हम लोग पूरा उनके निष्ठा से उनके साथ काम करते थे। फिर वो आंदोलन बामसेफ के बाद DS4 बना। DS4 के बाद फिर 14 अप्रैल 1984 को बसपा पार्टी का गठन किया गया। और आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक अपनी जागरण करके लोगों में चेतना जगाकर आम्बेडकरवादी आंदोलन को फैलाया। वो बामसेफ शुरू से एक मिशनरी और आंदोलनकारी संगठन था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो जागृति आई हमारे लोगों में, तो उसने एक वहाँ पर एक सत्ता स्थापित की और बहन मायावती जी 4 बार वहाँ मुख्यमंत्री रही। उसमें इस लोगों को आश्चर्य था कि ये एक धूमकेतु की तरह ये पार्टी कैसे उभर कर आ गई। लेकिन उनको नहीं पता था कि बहुत बड़ी नेटवर्किंग की गई है। बामसेफ के माध्यम से कैडर कैंप लेके जगह जगह लोगों को जागृत किया गया है। और बहुजन संघर्ष समिति जो DS4 बनाई गई, उसके माध्यम से भी बहुत काम हुआ। तो पूरे भारत में नेटवर्किंग उसकी की गई हिंदी प्रदेश में। और वो जागृति जो है वो एक मूवमेंट की शक्ल में आई और वो सत्ता पर काबिज हो गई। लोगों को फिर ये बात बाद में समझ में आई। इसके बाद मैं जो है उसमें भी काम करता रहा। बाद में फिर मैं साहित्यिक मेरी रुझान थी, किताबें लिखता रहा। किताबें आज भी लिख रहा हूँ, बहुत सी किताबें मैंने लिखी। और अभी पिछले साल मेरा 75वां जन्मदिन मनाएगा, उसमें मेरी 6 किताबों का विमोचन हुआ। नहीं, आप 75 साल हो गए। हाँ, 75। और अभी भी आप क्या नाम हो 40 के दिख रहे हैं। तो इसलिए कि मैं मिशन में काम करता हूं और मिशन मुझे हमेशा गतिशील, ऊर्जावान रखता है। और जो लोग भी इसमें काम करेंगे वो ऊर्जावान ही रहेंगे, क्योंकि किसी ज़िंदगी का एक मकसद हो तो हमारा उत्साह बराबर बना रहता है। तो बाद में मैंने किताबें लिखी जिनका विमोचन हुआ, तो उसके नाम है कि दलित अस्मिता के आईने में विवेकानंद। दूसरी किताब है दलित अस्मिता के आईने में प्रेमचंद। तीसरी किताब है कि राहुल सांकृत्यायन के बुद्ध पर आरोप। चौथी किताब है मेरी गज़लों का संग्रह, 80 गज़लों का संग्रह एहसास आलम।
मैं शायरी के ही माध्यम से पूरे भारत में, और मेरे शेर कोट किए जाते हैं। विभिन्न लोग जो लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, उसमें हमारे शेर भी कोट करते हैं। जो किताबें लिखते हैं उसमें हमारे शेर कोट किए जाते हैं। तो ये हम बाबा साहब के मिशन को, उनके विचारों को लेकर, उनमें उनके पास समय बहुत कम था, उनके बहुत व्यस्त जीवन था, तो उन्होंने जो लिखा है उसकी व्याख्या की ज़रूरत है। वो काम हम साहित्य के माध्यम से कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के दर्शन को भी जो लिखा गया उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे वो लागू होता है, वो हमें एक्सप्लेन करके लोगों को बताने से लोग उसको बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। हम जन भाषा में उनको, हम किताबें लिखकर और ये सारा करके जो है हम बहुत सरल भाषा में, जन भाषा में भगवान बुद्ध के धर्म को प्रचार प्रसार में अनवरत लगे हुए हैं। यहाँ भी आज हम जो आए हुए हैं यहाँ पर श्रावस्ती में, यहाँ पर धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन एक संस्था है, वो उनका बौद्ध सम्मेलन है यहाँ, उसमें हम हिस्सा लेने के लिए आए हैं। जी, अच्छा, आपने अपने जीवन काल में अभी आपने मान्यवर काशीराम साहब का नाम लिया। मान्यवर काशीराम से आपकी मुलाकात हुई है, आपके पास आए भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा। मान्यवर काशीराम जी ऐसे समय में कब आए थे, किस सन? हाँ, वो सन 78 में आए थे जबलपुर। उन्होंने कैडर कैंप लिया था और हम लोग उस समय तकरीबन 10 लोग उनको सुने जब, और उनके प्लान को सुने, उनका जो विज़न है इस मिशन को आगे ले जाने का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, तो उस विज़न को सुनकर हम लोग बहुत प्रभावित हुए। तब हम लोग उनसे जुड़े और उसके बामसेफ के पूरे देश में हम लोगों ने जो है नेटवर्किंग की, जगह जगह कैडर कैंप बोलिए। बाद में उन्होंने दिल्ली में एक स्पेशल जो कैंप है, ट्रेनिंग दी ट्रेनर्स कैंप लिया, कि जो कैडर कैंप लेने जाएंगे उनको कैसे कैडर कैंप लेना है। तो 5 दिन का क्लोज्ड कैंप हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें से मैं भी एक वन ऑफ देम उसमें से हूँ। तो मैं उनसे जुड़ा रहा और उनके जाने के बाद अभी बाकी जो राजनीतिक पक्ष चल रहा है, लेकिन जो सामाजिक आंदोलन जो था वो एक तरह से थोड़ा स्थगित हो गया। कि बाबा साहब की जय जयकार तो पहुंची है, उनके विचार भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई महापुरुष बड़ा होता है विचार से। जी, और बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध दोनों आस्था नहीं, विचार हैं, और सारी दुनिया को उन्होंने शांति का उपदेश दिया। और आज सारा विश्व बुद्ध को मान रहा है। तकरीबन 14 राष्ट्र का राजधर्म है बौद्ध धर्म। तो इस तरीके से हम लोग अनवरत उसमें लगे हुए हैं। जो हमारी यथाशक्ति है, किताबें लिख के, सिम्पोजियम्स में बोल के, जगह जगह जाके, टीवी के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, जो भी अवसर मिलता है, हम लोग जो एक बहुत जाला ये भी है कि जो विरोधी पक्ष है इस विचारधारा का, वो बहुत घालमेल इसमें किया है, उसने बहुत डिविएशन किए हैं, बहुत डिस्टॉर्शंस किए हैं, उसको हम प्रमाण दे के उनकी राइटिंग से वो जाला साफ कर रहे हैं ताकि लोग विपथित ना हों। तो यही काम में हम अभी लगे हुए हैं। इस तरीके से। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।